चलो चलो बुक ओपन कर लो। तो आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सेल पढ़ रहे थे ना। तो अब हम लोग सेल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। कौन सा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या उसी को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो शुरू करें। तो फोन अपना साइलेंट कर लो, ठीक है, बजे ना, नहीं तो शुरू करें हम बजने लगे। चलो चलो, तो एक नाम सुना होगा, एक मिनट, ये क्या है? सेल। ये क्या है? सेल, ठीक है। और ये क्या है? न्यूक्लियस। ये क्या है? सेल है। ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये जो आउटर बाउंड्री है, इसी को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात इसमें क्या पढ़नी है? हमें स्टेप वाइज पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसको हम डिटेल में, खूब डिटेल में जितना हो सकता है पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी किसकी होती है? जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है? तो ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है? दो। एक का नाम होता है क्या? फास्फोलिपिड। एक का नाम क्या होता है? फास्फोलिपिड। और एक कंपाउंड का नाम होता है एसोसिएटेड प्रोटीन। क्या होता है? एसोसिएटेड प्रोटीन का मतलब एक तो फास्फोलिपिड हो जाएगा, और दूसरा इसमें कुछ टाइप के क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एसोसिएटेड प्रोटीन्स कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है। एक हमारा क्या होता है? फास्फोलिपिड, और एक क्या होता है? एसोसिएटेड प्रोटीन। फास्फोलिपिड मतलब फास्फोरस और लिपिड। जैसे मान लो ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है? मान लो फास्फोरस का कंपाउंड है। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या है? एक मान लो ये तुम्हारा लिपिड का कंपाउंड है, ये लिपिड है। ठीक है, बात समझिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये है फास्फोरस, और ये हमारा क्या है? लिपिड। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फास्फोलिपिड बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है चार्ज होता है। ये क्या होता है? चार्ज होता है, मतलब इस पे चार्ज प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? इस पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। मतलब लिपिड के ऊपर वाले जो फास्फोलिपिड है उसके ऊपर वाले हेड वाले रीजन में क्या होता है? चार्ज होता है, और जो पीछे वाला होता है ये क्या होता है? अनचार्ज होता है। इस पे कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ऊपर वाले की हिस्से की एक खासियत और होती है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर को ये पसंद करता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? वाटर को ये क्या करता है? पसंद करता है। और ये क्या है? हाइड्रोफोबिक। नीचे वाला क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब क्या होता है? ये वाटर से दूर भागता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना? चलो, ये हो गया। बाकी इसमें कोई दिक्कत समझने में? तो इतना हमने क्या समझा? सेल मेम्ब्रेन हमारी दो कंपोनेंट की होती है, फास्फोलिपिड और एसोसिएटेड प्रोटीन। अब पहला हमने क्या समझा कि फास्फोलिपिड होता क्या है? तो फास्फोलिपिड में एक फास्फोरस कंपोनेंट होता है और दूसरा लिपिड। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? फास्फोलिपिड बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इधर ही बैठ जाओ, इधर ही बैठना, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। ठीक है, अभी बैठ के केवल सुनो बस। ठीक है, राम कहानी सुनो, बाद में लिख लेना। तो हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल की आउटर बाउंड्री। ठीक है, जैसे हम लोग यह पढ़ते थे, ये सेल होता है और ये क्या होता है? न्यूक्लियस। बाकी हमने अंदर पढ़ा था। और ये जो आउटर बाउंड्री है इसको हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आउटर बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो कंपोनेंट से मिलकर बनती है। एक को कहते हैं फास्फोलिपिड और दूसरा क्या होता है? एसोसिएटेड प्रोटीन। फिर हमने क्या पढ़ा?
फास्फोलिपिड को अलग करके पढ़ा। ये स्ट्रक्चर समझ लो फास्फोलिपिड का है। तो ऊपर क्या लगा है, फास्फोरस, और नीचे ये टेल किसकी है, लिपिड की टेल है। तो जो फास्फोरस होता है ये क्या होता है, चार्ज पार्टिकल होता है, इस पे क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर को पसंद करता है, ठीक है। और जिसकी टेल वाला रीजन होता है, टेल वाला रीजन, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वाटर से दूर भागता है, ठीक है। अब बात समझे, जैसे द्रव स्नेही और द्रव विरागी हिंदी में कहते हैं इसको, मतलब वाटर को क्या करता है, पसंद करता है, एक वाटर से दूर भागता है। तो ऊपर वाला हिस्सा वाटर को पसंद करता है, नीचे वाला हिस्सा वाटर से दूर भागता है। तो ये फास्फोलिपिड को हमने समझा, एक फास्फोलिपिड को। फिर आगे चलें, आगे देखो आगे की कहानी क्या है। जो हमारी सेल है, मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है हमारी, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये मान लो इनसाइड द सेल वाला हिस्सा है, ये आउटसाइड द सेल। बात समझे, ऐसे बना दे रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज कर, इसको ऐसे बना दें, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। ये मान लो क्या है, इनसाइड द सेल, और ये बाहर जो है ये सब क्या है, आउटसाइड द सेल। तो दोनों तरफ क्या होता है, एक्वस एनवायरनमेंट होता है। क्या होता है, AQ, इस एक्वस का स्पेलिंग देख लेना, एक्वस मतलब वाटर, ठीक है, दोनों तरफ वाटर भरा होता है, ठीक है। एक क्या स्पेलिंग होती है इसकी, एक्वस की, हाँ, AQUEOUS ऐसे कुछ होता है, ठीक है, देख लेना, ठीक है, कंफर्म कर लेना। तो एक्वस एनवायरनमेंट दोनों साइड होता है, AQ लिख दे रहे हैं हम, ठीक है। मतलब अंदर भी वाटर एक तरीके से भरा होता है और बाहर भी वाटर एक तरीके से भरा होता है, ठीक है। सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी दोनों तरफ क्या होता है, वाटर भरा होता है, ठीक है। वही देखो रखी, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर क्या होगा, ये दोनों तरफ क्या है, एक्वस एनवायरनमेंट है। अब हम क्या करते हैं, लिपिड को यहां पर सेट करते हैं। क्या करते हैं, लिपिड को यहां पर क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो लिपिड को कुछ इस तरीके से सेट करते हैं। ये मान लो ठीक है, इस तरीके से। मतलब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है उसमें क्या होता है, लिपिड बाई लेयर होती है। क्या होती है, एक टर्म यूज किया जाता है, लिपिड बाई लेयर। क्या यूज किया जाता है, लिपिड बाई लेयर, मतलब लिपिड की कितनी लेयर बनी होती है, 2 लेयर। तो दिख रहा है ना। अब हमने क्या किया है, ये ब्लू वाला हिस्सा क्या है, फास्फोरस का हिस्सा है, और ये जो टेल है ये क्या है, लिपिड की है। और हमने तुम्हें बताया था कि ऊपर जो ये फास्फोरस वाला हिस्सा है वो क्या होता है, पोलर होता है। अरे लाइए, कौन डॉक्टर है, हम कर रहे हैं, चलिए समझिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको हमने ऐसे क्यों पुट किया है, क्यों, क्योंकि बाहर वाटर है, अंदर भी क्या है, वाटर है। तो वाटर के संपर्क में कौन रहेगा, जो वाटर को पसंद करता है। और वाटर को पसंद कौन करता है, फास्फोरस वाला हिस्सा। तो फास्फोरस वाले हिस्से को हमने कहाँ रखा है, वाटर के टच में रखा है। इसको देख रहे हो ना, अंदर और बाहर। और जो लिपिड वाला हिस्सा है ये वाटर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, बीच में जाके इकट्ठा हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही नहीं भाई, बाहर भी पानी है अंदर भी पानी है, तो पानी के कांटेक्ट में कौन रहेगा, जो उसको पसंद करता है, ठीक है। और जो पसंद करता है वो वाटर के कांटेक्ट में, जो नहीं पसंद करता वो वाटर से क्या है, दूर है। अब बात समझिए, समझिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बेसिक चीजें हैं लेकिन समझना जरूरी है। चलो ये बेसिक समझिए। अब यहां पर एक बात और हमें समझनी है कि मान लो कोई पार्टिकल क्या है जो बाहर से अंदर की तरफ जाना चाहता है। कहां से, सेल के, जैसे ये मान लो ये सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है, ये सेल के अंदर है। तो कोई पार्टिकल सेल्स के बाहर से कहां जाना चाहता है, सेल के अंदर जाना चाहता है। तो अंदर जाना चाहता है तो इसके तो दर्शन होंगे आगे, भाई ये इसी से मिलकर पूरी बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है। और बीच में क्या भरा है, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये क्या है, इसमें क्या है, लिपिड है। इसमें क्या है, लिपिड है, ठीक है। तो बाउंड्री को अगर पार करना है तो लिपिड से तो होके गुजरना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि बाहर वाटर है, अंदर भी वाटर एनवायरनमेंट है, लेकिन बीच में तो क्या है,
लिपिड है। तो ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वो आसानी से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड। और दूसरा एक और, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है लो, क्या होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब जानते हो, मतलब जिनका जो वेट है, एक तो वेट समझो बहुत ही लो है, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं आसानी से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो क्या होते हैं लिपिड में सॉल्युबल होते हैं, वो अंदर बाहर से अंदर आ सकते हैं, अंदर से बाहर जा सकते हैं। सेल के अंदर एंट्री हो जाएगी आसानी से और सेल के बाहर एग्जिट हो जाएगा। लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल नहीं है वो बाहर से अंदर नहीं आ सकते और ना ही अंदर से बाहर जा सकते हैं। अब बात समझिए, तो हर एक स्टेप को हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, तो कौन नहीं जा सकता, तो जो क्या होते हैं लिपिड इनसॉल्युबल है, जो क्या है लिपिड इनसॉल्युबल हैं और जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है हाई, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड क्या होते हैं वो अंदर और बाहर आ जा नहीं सकते। तो अंदर और बाहर कौन पार्टिकल आएंगे जो लिपिड सॉल्युबल होंगे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा लो होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज समझ में आ गई। अच्छा, यहां पर एक और प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, हाँ प्रोटीन कहते हैं। देखो जैसे कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये एक तरीके से टनल की तरह काम करता है। किसकी तरीके से, टनल, जैसे नाली होती है उस तरीके से ये क्या करता है काम करता है। ठीक है, और ये किसका बना होता है, हाँ इसमें, अब इसमें क्या होता है प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक है, प्रोटीन का बना होता है और ये एक तरीके से नाली की तरह काम करता है। ये भी सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये अलग स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है ना। ये तो पूरी लेयर ऐसे बनी हुई है लिपिड बाई लेयर, लेकिन बीच बीच में क्या है प्रोटीन के टनल्स भी हैं। बात समझे, और इस टनल में किसकी एंट्री होगी, इस टनल में उसकी एंट्री होगी जो क्या होंगे वाटर सॉल्युबल होंगे, जो क्या होंगे वाटर सॉल्युबल होंगे। तो लिपिड सॉल्युबल वाले तो कहीं से भी अंदर आ जा सकते हैं, लेकिन अगर वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है तो उसको एक खास जगह से ही क्या मिलेगी एंट्री मिलेगी। अब बात समझे, समझ में आ गया। ये किससे बना होता है, पेप्टाइड से बना होता है। किससे बना होता है, पेप्टाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है, बात समझिए, तो ये होता है। तो इतने में किसी को कोई दिक्कत, बेसिक चीजें हैं, कुछ करना नहीं है। ठीक है, लिपिड बाई लेयर की बाउंड्री है, सीधे सीधे याद कर लो। ठीक है, और एक क्या होता है पेप्टाइड का एक टनल होता है। ठीक है, जिसमें वाटर सॉल्युबल पार्टिकल अंदर बाहर होते हैं और लिपिड सॉल्युबल जो लिपिड में घुल जाते हैं, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं वो आसानी से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। जिनका जो लिपिड में नहीं घुलते हैं इनसॉल्युबल होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, वो अंदर बाहर नहीं आ जा सकते। तो नहीं आ जा सकते तो उनके लिए खास व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम इसी लिपिड बाई लेयर पे फोकस करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो चलो। अच्छा नो सर, चलो ये क्या है लिपिड बाई लेयर है ना। देखो अब जब ये क्या है लिपिड बाई लेयर, हमने केवल इसको बना दिया। ठीक है, यही आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो क्या बन जाती है सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। ऐसे पूरा जुड़ते चले जाएंगे दूर तक। ठीक है, अब यहां पर इनके अंदर के स्ट्रक्चर समझते। देखो जो ये बाहर वाला होता है और ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, मान लो सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन के आउटर हिस्सा है, ये क्या है इनर हिस्सा है। ठीक है भाई, लिपिड बाई लेयर है ना, लिपिड की कितनी लेयर है, दो लेयर है, एक ऊपर की लेयर है और एक अंदर की लेयर है। ठीक है, तो लिपिड की दो लेयर होती है। ठीक है, लिपिड की, चलो तो ये समझ में आ गया ना। इधर देखो, इधर देखो, लिपिड की कितनी लेयर है, दो लेयर है ना, लिपिड बाई लेयर, एक ऊपर वाली लेयर और एक
नीचे वाली लेयर। तो जो आउटर लेयर है वो दूसरे तरह के फास्फोलिपिड से बनती है और जो नीचे वाली लेयर है वो दूसरे तरह के फास्फोलिपिड से बनती है। ये चीज क्लियर है भाई? दो लेयर है ना, हमने क्या कहा, सेल मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड बाई लेयर है, लिपिड की दो लेयर है, बाई लेयर है ना। तो एक ऊपर वाली लेयर होगी और एक नीचे वाली लेयर। तो ऊपर वाली लेयर है वो दूसरे तरह के फास्फोलिपिड से बनती है और जो नीचे वाली लेयर है वो दूसरे तरह के फास्फोलिपिड से मिलकर बनती है। अब हम फास्फोलिपिड्स का क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो आउटर बाउंड्री है, ठीक है, लिपिड की क्या है, आउटर बाउंड्री है, वो किससे मिलकर बनी होती है, वो बनी होती है फास्फाटिडाइल कोलिन। किससे मिलकर बनी होती है, फास्फा, इसको केवल याद कर लेना है, फास्फाटिडाइल कोलिन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा है स्फिंगोमाइलिन। दूसरा क्या है, स्फिंगोमाइलिन। बस ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि जो आउटर लेयर लिपिड की होती है उसके वो डिफरेंट टाइप के फॉस्फेट से बनी होती है और जो इनर लेयर होती है वो डिफरेंट टाइप के फास्फोलिपिड से बनी होती है। जो आउटर लेयर होती है वो फास्फाटिडाइल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और अगला क्या है, इनर बाउंड्री जो होती है इसकी, जो इसकी क्या होती है, इनर बाउंड्री होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, फास्फाटिडाइल और क्या है, इथेनोलामीन, इथेनोलामीन, ठीक है, याद करना है इसको, इथेनोलामीन। और दूसरा कंपाउंड क्या है इसका, फास्फाटिडाइल सेरीन। दूसरा क्या है, फास्फाटिडाइल सेरीन। देखो कुछ चीजें होती हैं समझने वाली होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमें याद करना होता है। तो समझने वाला ये है कि लिपिड की जो आउटर लेयर है वो दूसरे कंपोनेंट से मिलकर फास्फोलिपिड से बनी होती है और नीचे वाली दूसरे। आउटर बाउंड्री किससे बनी होती है, फास्फाटिडाइल कोलिन और स्फिंगोमाइलिन। और जो इनर बाउंड्री होती है वो फास्फाटिडाइल इथेनोलामीन और फास्फाटिडाइल सेरीन से मिलकर बनी होती है। अब इसमें कोई दिक्कत, ये कुछ डाटा है जो तुम्हें याद करने, डाटा क्या है, याद ही करना है, ठीक है। समझ में आ गया, समझते चलो। आगे क्या है, देखो अब यहां पर क्या होता है, ये मान लो क्या है, लिपिड की लेयर है, ठीक है। देखो अभी तुम्हें लग रहा होगा टफ है, लेकिन ये अभी शुरुआत है जो तुम्हें बता देंगे। तो इसीलिए जितना पढ़ाते चल रहे हैं उसको रिवाइज करते चलो, याद करते चलो, समझते चलो। ये अभी समझ लो पार्टी अभी शुरू हुई है, ठीक है। इससे बड़े बड़े नाम आएंगे, बड़ी बड़ी चीजें आएंगी, बहुत हर चीज को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से समझते हुए नहीं चलोगे तो आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए यहीं से शुरुआत होती है, हर चीज को अच्छे से समझते चलो। हो सकता है आज तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो दोबारा देखो, ठीक है। उसके बाद नोट्स बनाओ, जाना समझ में आए पूछो, ठीक है। तो इसीलिए तो ये क्या है, लिपिड बाई लेयर है, ठीक है। अब यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना है, फैट होता है ना कोलेस्ट्रॉल, ज्यादा खा लेते हो जब, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है यहाँ पर वो क्या होता है, चार्ज्ड होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्सीलेटेड होता है। क्या होता है, हाइड्रोक्सीलेटेड, मतलब इसके ऊपर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, डेंगू है, प्लेटलेट्स गिर जा रही, वो ब्लड में होता है, ठीक है, वो ब्लड का केस है। अभी यहाँ पर इसको समझो। तो ये क्या है, डबल लिपिड बाई लेयर के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं,
कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, हाइड्रोक्सीलेटेड होते हैं। ठीक है, ब्लड पढ़ेंगे, काहे नहीं पढ़ेंगे। और एक पॉइंट और है कि यहां पर क्या होता है, यहां पर जो आउटर लेयर होती है, क्या होती है, आउटर लेयर। एक मिनट, कलर देख ले तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आउटर बाउंड्री होती है सेल की, क्या होती है, आउटर बाउंड्री, ये समझ लो इनर बाउंड्री है। ठीक है, तो आउटर बाउंड्री के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। लिपिड बाइलेयर की आउटर बाउंड्री में क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं। अभी हमें इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, कहां कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं, कहां पर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्सिलेटेड होते हैं। उसके बाद इसका यूज हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इतना तो पता हो कि हाँ क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो समझिए ना। तो केवल आउटर बाउंड्री के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। कहां पर, हाँ, लिपिड बाइलेयर की आउटर बाउंड्री। इनर बाउंड्री पे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लोगों को पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, उसको लिख लेना। ठीक है, ये है कि फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स आर नॉट फिक्स्ड। क्या होते हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं होते हैं। ये जो हम दिखा रहे हैं तुम्हें ना, लिपिड बाइलेयर, ये एक जगह पे फिक्स नहीं रहते, ये कंटिन्यू क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। दे आर मोबाइल। ये क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। बात समझे, सबसे बड़ी बात है ये, फास्फोलिपिड आर नॉट फिक्स, दे आर मोबाइल। ठीक है, और ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। ये किसको शो करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। समझ गया ना, फ्लूइड मतलब जानते हो ना, बहने वाला जो नेचर होता है। ठीक है, इसे फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं। फास्फोलिपिड फिक्स नहीं होते। अब दो तरह की प्रोसेस हम लोगों ने नाम सुना होगा। एक का नाम होता है क्या, एक का नाम होता है एक्सोसाइटोसिस। क्या नाम होता है, दो तरह की प्रोसेस होती है, एक होती है एक्सोसाइटोसिस और एक प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। एक्सो मतलब बाहर निकालना, सेल के बाहर किसी चीज को निकालना है तो इसे क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। और एंडो मतलब अंदर, बाहर से क्या लेना है, अंदर की तरफ लेना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस मतलब एक तरह से निकल लेना। ठीक है, तो अब एक्सोसाइटोसिस का एग्जांपल क्या है, जैसे मान लो ये है पैनक्रियाज की सेल। किसकी सेल है, पैनक्रियाज का नाम सुना है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन का फॉर्मेशन करता है, इतना अभी समझ लो बस। ठीक है, इंसुलिन बनाता है। तो अब सेल के अंदर क्या बनेगा, इंसुलिन। सेल के अंदर क्या बनेगा, मान लो ये सेल है और इस सेल के अंदर क्या बना, इंसुलिन। सेल के अंदर क्या बना, ये मान लो सेल है और इस सेल के अंदर ये बना इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन बन गया। अब इसको हमें क्या बनाना है, सेल के बाहर निकालना है, तभी तो ब्लड में जाएगा, तभी तो काम करेगा। तो हम इसको क्या करना है, सेल के बाहर निकालना है। तो सेल के बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इसको जब बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो सेल होगा, ये जो वेसिकल बना है, वेसिकल थैली, ये जाके यहां पर क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी बाउंड्री पे। तो बाउंड्री पे चिपक जाएगी तो कुछ इस तरह से बनाएगी, ये इस तरह से बन जाएगी, जाके चिपक के क्या हो जाएगी, फट जाएगी। और वहां पर लेयर क्या हो जाएगी, थोड़ी फट जाएगी थैली। ये वेसिकल जाके बाउंड्री पे क्या हो जाएगा, फट जाएगा। और यहाँ पर छोटा सा क्या हो जाएगा, तरीके से छेद हो जाएगा। समझ लो सेल मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तो छेद नहीं होता है, वो लिपिड क्या होते हैं, फ्लूइड नेचर के होते हैं, तो उस जगह से हट जाते हैं कुछ देर के लिए और बाद में हट जाते हैं। तो जब हट जाएंगे तो क्या होगा, जब हट जाएंगे तो सारा इंसुलिन क्या होगा, बाहर रिलीज हो जाएगा। और उसके बाद फिर से क्या होगा, सेल आपस में फिर जाके क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अब बात समझे, जैसे हम क्या करते हैं, पानी देखे हो, पानी एक फ्लूइड नेचर है, कोई भी लिक्विड ले लो, मारते हो
तो उतनी दूर हट जाता है, फिर हटा ले तो फिर वो जुड़ जाता है। बात समझे? तो वही काम यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये वेसिकल जाके सरफेस पे क्या हो जाएगा, फट जाएगा, सारा इंसुलिन बाहर, और उसके बाद वहां पर थोड़ी देर के लिए क्या होगा, लिपिड हट जाएगा, मटेरियल बाहर, उसके बाद फिर से वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब बात समझे? तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। समझ में आ रहा है नहीं? इसमें कोई दिक्कत? किसी चीज को सेल के बाहर निकालना है। एंडोसाइटिस में तो सेल के अंदर लेना है। जैसे माइक्रोफेजेज होते हैं, मैक्रोफेजेस सेल होते हैं जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल अंदर आता है। जैसे बैक्टीरिया वगैरह हमारे अंदर चला गया तो WBC का नाम सुना हो, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC। एक RBC होता है, एक WBC, व्हाइट ब्लड सेल। वो क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं। तो कैसे खाते, बैक्टीरिया को अपने अंदर निगल लेते हैं, खा लेते हैं। तो WBC तो सेल ही तो है, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो वो क्या कैसे खाते हैं, वो कुछ इस तरह से खाते हैं। जैसे मान लो ये है, ये तुम्हारी नॉर्मल सेल है, और ये है मान लो तुम्हारा बैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरिया है। तो अब ये इसको कैसे खाएंगे, ये इसके चारों तरफ क्या बना लेंगे, कुछ इस तरह से बना लेंगे। अपनी सेल को ऐसे कर लेंगे, ऐसे। अब बात समझिए, अपनी सेल का शेप कैसा कर लेंगे, इस तरीके से। और इस तरह से शेप करते ही बैक्टीरिया कहाँ आ जाएगा, अंदर। बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, अंदर। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद समझ लो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, हिस्सा क्या हो जाएगा, और ऊपर से ये जुड़ जाएंगे, और ये पूरा सेल सहित क्या हो जाएगा, अंदर। बैक्टीरिया कहानी खत्म। और इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होंगे, वो बैक्टीरिया को मार देंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। इस तरह से सेल किसी चीज को अपने अंदर एक्सेप्ट कर लेती है। अब बात समझे? अब ये हिस्सा मान लो यहां से टूट गया और टूट के अंदर चला गया, बाद में सेल बाहर से सेल से जुड़ गई। अब बात समझे? तो ये होता है एंडोसाइटोसिस। तो इसमें किसी को कोई समस्या? तो ये प्रोसेस जो है समझते रहना। चलो आगे चलें, आगे थोड़ा सा बचा है। अच्छा, जो सेल की फ्लूइडिटी होती है वो कैसे इंक्रीज करती है, कैसे डिक्रीज करती है? तो अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज कर दें। टेम्परेचर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो सेल की फ्लूइडिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। फ्लूइड नेचर है उसका, बढ़ जाता है। तो फ्लूइडिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। फ्लूइडिटी इंक्रीजेस, समझिए। और अगर क्या करें, कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट बढ़ा दें, क्या कर दें, कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट इंक्रीज कर दें, तो फ्लूइडिटी क्या होगी, घट जाएगी। फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर दें। ठीक है, तो मैं बताया ना, सेल के जो ये बायोलिपिड होता है, इसके पैरों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल। अब इसका कंटेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कंटेंट जब इसका बढ़ जाएगा तो इसकी फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब बात समझ में आ रही है? तो जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट इंक्रीज करेंगे तो फ्लूइडिटी घट जाएगी। समझ में आ गया? ये नहीं समस्या? चलो आगे चलें, बस एक छोटा सा और बचा है। रिसेप्टर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिसेप्टर, ठीक है। तो जैसे मान लो ये तुम्हारी क्या है, सेल है, और यहां पर तुम्हारा प्रेजेंट है क्या, ये क्या है, फास्फोरस है। ये क्या है, लिपिड्स है। ये क्या है, लिपिड्स, ठीक है। और इसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी प्रेजेंट होंगे। ये मान लो तुम्हारी मेम्ब्रेन है, इस तरह से होती है, ठीक है। बीच में थोड़ा सा इसका साइज बढ़ जाए, ठीक है। अब यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर का नाम सुना होगा। क्या नाम सुना होगा, रिसेप्टर। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, इस तरह से रिसेप्टर होंगे, ठीक है, ठीक है। ऐसे क्या प्रेजेंट होंगे, रिसेप्टर। जैसे हार्मोन होते हैं, कुछ हार्मोन होते हैं, क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं जो डायरेक्टली अंदर सेल के अंदर चले जाते हैं, और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो सेल के अंदर एंट्री नहीं ले सकते। जैसे कौन सा हार्मोन सेल के अंदर एंट्री नहीं ले सकता, इंसुलिन का नाम सुने हो, अभी पढ़ा रहे थे ना इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ऊपर ही बाइंड करता है और नीचे अंदर चेंजेज हो जाते हैं। ग्लूकोज के लिए गेट खुल जाता है। तो मैं बताया था नहीं कि इंसुलिन क्या करता है, रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है और नीचे क्या होता है, गेट खुल जाता है, सेल का गेट खुल जाता है ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज खट से अंदर आ जाता है। अब बात समझे? तो ये क्या होता है, अब ये एंट्री नहीं कर सकता,
तो क्या एंट्री नहीं कर सकता, तो क्या होगा, तो जो इंसुलिन का हार्मोन होगा वो इस पर आकर क्या करेगा, बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद इसको इसी रास्ते से क्या होगा, यहां तक सिग्नल पहुंचेगा, यहां तक क्या पहुंचेगा, सिग्नल, और सिग्नल पहुंचने के बाद सेल के अंदर क्या होंगे, चेंजेस होंगे। अब बात समझे, जैसे सिग्नल समझ में आ रहा है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप चीज को छोड़िए, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे क्या होता है, मान लो क्या होता है कि मान लो कोचिंग में हो तुम, ठीक है, तो कोचिंग में क्या होता है, मान लो तुम्हारी फीस नहीं जमा, तो तुम्हें क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया कोचिंग से, तो अगले दिन जब तुम आए बाहर ऑफिस में क्या किया, फीस जमा कर दी, तो बाहर से क्या हो जाएगा, अंदर को फोन आ जाएगा कि आपकी फीस जमा हो गई है, अब आप अंदर जा सकते हैं। अब बात समझे, तो इस तरीके से काम होता है। जैसे क्या होता है कि हाँ, जैसे इंसुलिन है, तो इंसुलिन को किस में छोड़ दिया गया, ब्लड में छोड़ दिया गया, ब्लड में छोड़ दिया गया, पूरे ब्लड में तैर रहा है, तो जहां जहां इसके रिसेप्टर होंगे वहां वहां ये जाके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, और बाइंड होते ही क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के लिए गेट ओपन हो जाएगा, ग्लूकोज एंट्री मार देगा। अब बात समझे, इस अभी हार्मोन को डिटेल में पढ़ेंगे तब समझना, बस ये समझना कि रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो सेल की एक्टिविटी को क्या करते हैं, अल्टर करते हैं। अल्टर मतलब घटा भी दे सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, रिसेप्टर, सॉरी स्पेसिफिक सब्सटेंस, हार्मोन हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ड्रग भी हो सकते हैं। जैसे कुछ दवाइयां खाते हैं ना, तो अब जैसे हमको क्या करना है, इंसुलिन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इंसुलिन जो लैब में बनाते हैं केमिकली, वो इस तरह से बनाते हैं कि उसका शेप और जो नेचुरल इंसुलिन है उसका शेप क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर दोनों का शेप में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ तो वो रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगा, और जब रिसेप्टर बाइंड नहीं करेगा तो कोई काम नहीं करेगा। तो जो सारी ड्रग्स बनाई जाती हैं वो रिसेप्टर को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं कि रिसेप्टर का ढांचा कैसा है, किस तरह के हार्मोन को या किस तरह के ड्रग्स को वो अपने ऊपर बैठने देता है। बाहर बैठेगा ड्रग जो है, मान लो इसके ऊपर बैठेगी तो सेल के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है। जैसे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम समझे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। जैसे मान लो ये नर्व्स होती हैं, क्या होती हैं, नर्व्स हैं। ये मान लो तुम्हारा एक्सॉन साइटोन नाम सुना होगा, नहीं सुना तब भी कोई बात नहीं है। ये ऐसे होता है, ठीक है। ये क्या है, समझ लो, यहां से क्या है, इंफॉर्मेशन जा रही है, यहां हमको चोट लगी है, घाव हो गया है, यहां से इंफॉर्मेशन जा रही है कहां तक, ब्रेन तक। हमने तो यहां पर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, क्या प्रेजेंट होती हैं, दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती है न्यूरोट्रांसमीटर, क्या होती हैं, एक का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब जो ब्रेन तक जो सिग्नल जा रहे हैं उनको आसानी से जाने देती है और उनकी एक्टिविटी को बढ़ाए रखती हैं, ठीक है। और एक होता है न्यूरो इनहिबिटर, एक क्या होता है, न्यूरो इनहिबिटर भी होता है। तो जो न्यूरो इनहिबिटर होता है वो क्या करता है, जो सिग्नल ब्रेन तक जा रहे हैं उनको रोकने का काम करता है, ठीक है। अब हमने क्या की, दर्द की दवा तुम्हें दे दी, तो दर्द की दवा जब अंदर जाएगी तो वो क्या करेगी, वो तुम्हें ठीक थोड़ी करेगी, वो जो यहां से यहां तक ब्रेन का सिग्नल है उसको क्या कर देगी, डाउन कर देगी, उस रास्ते को क्या कर देगी, डाउन कर देगी। तो यहां से तुम्हें दर्द हो रहा है लेकिन महसूस नहीं हो रहा है, बस क्योंकि दर्द का सिग्नल रास्ते में क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। तो एक होता है गाबा प्रोटीन, होता है रिसेप्टर गाबा, गामा एमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये क्या होता है, न्यूरो इनहिबिटर होता है। तो ड्रग जाती है, इस पे बाइंड करेगी, इसकी एक्टिविटी को क्या करेगी, बढ़ा देगी। किसकी एक्टिविटी को, न्यूरो इनहिबिटर। तुमसे इनसे कहेगा कि और तेजी से काम करो, सारा सिग्नल ब्लॉक कर दो, तो क्या होगा, यहां से यहां तक ब्रेन तक सिग्नल ब्लॉक हो जाएगा, और ब्लॉक हो जाएगा तो हमें दर्द का एहसास नहीं होगा। अब बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से रिसेप्टर काम करता है। दवा मान लो यहां बैठी, यहां से सिग्नल कट हो गया, अब बात समझ में आ गई। तो इसी तरीके से काम करता है रिसेप्टर। अभी आगे बहुत सारे रिसेप्टर पढ़ोगे, ठीक है, अभी तो बेसिक है, ठीक है। तो रिसेप्टर क्या होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जिन पर क्या होता है, स्पेसिफिक कंपाउंड जाके बाइंड करता है। अब जैसे, और रिसेप्टर हर जगह प्रेजेंट होते हैं, सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी। जिनको सेल के अंदर एंट्री मिल जाती है उनके रिसेप्टर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जिनको एंट्री नहीं मिलती उनके रिसेप्टर सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। अब बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना कर लो, ठीक है, नहीं तो परेशान हो जाओगे, और इसका लिख लेना, ठीक है।